हाय एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? सो इन दिस सेशन वी विल एनालाइज द क्वेश्चन पेपर ऑफ लेबर लॉ सब्जेक्ट कोड 55 ऑफ सितंबर 2024। राइट, इन दिस क्वेश्चन पेपर वी विल सी कि किस तरह के क्वेश्चंस जो है वो है ना हमें एग्ज़ाम में देखने को मिले, कौन सी यूनिट से कितने क्वेश्चंस देखने को मिले, और जो हम अलग से एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जो इस कोर्स की तैयारी करते हैं वहाँ उस पर्टिकुलर कोर्स से उन क्लासेस से कितने क्वेश्चंस देखने को मिले। राइट, तो ये जो है वो आज के इस सेशन का ऑब्जेक्टिव होने वाला है कि कौन सी यूनिट से कितने क्वेश्चंस आए और जो हम ऑनलाइन पढ़ते हैं वहाँ से क्लासेस से कितने क्वेश्चंस देखने को मिले। एंड द थर्ड इज़ कि किस लेवल के क्वेश्चंस देखने को मिले। कुछ क्वेश्चंस थे जो कि बहुत ज़्यादा रिपीटेड थे, कुछ क्वेश्चन जो कि हर बार होता है कि 5 7 10 क्वेश्चन जो है वो नए पूछता ही है, अनयूजुअल क्वेश्चन पूछता ही है। तो वो वाली चीज़ें भी हम जो है वो देखने की कोशिश आज हम करेंगे। राइट, तो पहले क्वेश्चन का आंसर कि है ना जो हम ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं वहाँ से कितने क्वेश्चन देखने को मिले होंगे, तो वो पहले ही स्लाइड में आपको देखने को लिखा है कि 86.6% क्वेश्चंस वर आस्क्ड फ्रॉम द कोर्स, है ना। आई थिंक विच इज़ अ वेरी बिग नंबर। और ये जो 86.6% जो फिगर है, इट इज़ नॉट रैंडम, इट इज़ नॉट इन है ना एयर। इसके लिए प्रॉपर हर एक क्वेश्चन के साथ मैंने स्क्रीनशॉट लगाए हैं और वहाँ पे ये मैंने बताने की कोशिश की है कि है ना किस तरह ये जो फिगर निकल के आया ये हमारी क्लासेस से ही इतने क्वेश्चंस देखने को हमें मिले हैं। राइट, तो हम यही थोड़ा सा पेपर को एनालाइज करेंगे। और मैं एक चीज़ आपको बता दूं, ये एग्ज़ाम बहुत इजी है और स्पेसिफिकली अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूं तो बहुत ही इजी है। बस आपको एक बार आके देखना है, एक बार आके प्लेटफॉर्म पे आके पढ़ना है, उसके बाद आपको ये चीज़ फील होगी कि वाकई ही ये बहुत ईजी है। क्योंकि मैंने ऐसे भी कुछ स्टूडेंट्स देखे हैं जिन्होंने 2 और 3 महीने में ये एग्ज़ाम निकाला है। उन्होंने ज़ीरो से स्टार्ट किया था, ऑनलाइन पढ़ना स्टार्ट किया। राइट, और एज इट इज़ जैसे मैंने कहा था वैसे उन्होंने पढ़ना स्टार्ट किया और 2 3 महीनों में उन्होंने एग्ज़ाम निकाला है। स्पेसिफिकली अगर मैं नेट की बात करूँ, है ना। और जेआरएफ के लिए हाँ थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत लगती है, तो जेआरएफ के लिए 4 से 5 महीने लगभग नॉर्मल, अगर एक पर्सन जो है वो 3 से 4 घंटे पढ़ेगा तो उसको लगेंगे। खैर, तो है ना विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि यूनिट वाइज क्या डिस्ट्रीब्यूशन रहा क्वेश्चंस का। तो यूनिट 1 में 10 क्वेश्चंस देखने को मिले, यूनिट 2 से हमें 9, यूनिट 3 से 6, यूनिट 4 से 13, यूनिट 5 से 11, यूनिट 6 से इस बार थोड़े कम क्वेश्चंस देखने को मिले। ये नंबर एक दो ऊपर नीचे हो सकता है कि जैसे मान लो यूनिट है ना 6 से कुछ एक आधा क्वेश्चन मैंने किसी और यूनिट में डाल दिया हो, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। बट हाँ यूज मतलब एक पैटर्न यही था इस बार क्वेश्चंस का। तो थोड़ा सा जो एक अजीब चीज़ हुई या थोड़ी सी अनयूजुअल चीज़ हुई वो ये थी कि यूनिट 6 से इस बार कम क्वेश्चंस थे। ठीक है, और बाकी तो लगभग जो हम ऑब्जर्व करते हैं पैटर्न वही था। यूनिट 7 से 14, यूनिट 8 से 10 क्वेश्चन, यूनिट 9 से 7 और यूनिट 10 से 6 क्वेश्चंस जो है वो हमें देखने को मिले। तो यूनिट 1 है ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 4 और 5, 7 और 8, ये तो मतलब यूनिट 5 6 7 8 तो मैं कहता ही हूँ हर बार कि ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं, 4 5 6 7 8। और इसके अलावा जो है वो यूनिट 1 और 2 भी जो है वो अब थोड़ा सा है ना ज़्यादा क्वेश्चंस, बेसिकली ओबी और HRM एंड हमारे फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट, यहाँ से भी अब ठीक ठाक क्वेश्चंस पूछना इन्होंने स्टार्ट कर दिया है। अदरवाइज़ पहले ये अपना लेबर लॉस हो गए, ट्रेड यूनियंस हो गई, इंडस्ट्रियल रिलेशंस हो गए, यहीं से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता था। अब थोड़ा थोड़ा सा उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट किया है क्वेश्चंस को, बाकी यूनिट से भी जो है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन रहा है। तो अगर मैं बात करूँ कि जो हम ऑनलाइन यहाँ पे जहाँ मैं हम पढ़ाते हैं है ना, जहाँ पे क्लासेस आपको देखने को मिलेंगी, वहाँ से लगभग 86% क्वेश्चन जो है वो देखने को मिले हैं। राइट, और ये जो 86% है इसमें से कैसे है ये कि डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट मतलब कि एज इट इज़ जो क्लास में पढ़ाए गए थे, है ना, जो क्लास पे स्क्रीनशॉट लगा है अभी भी आगे मैं आपको बताऊंगा, या फिर क्लास में से बोल के बताया गया है, वो जो उन क्वेश्चंस का जो नंबर है, वो जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए वो है 69। राइट, इनडायरेक्ट मतलब कि जो इम्प्लाइड है कि उसके लिए बेसिक मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट की नॉलेज होनी चाहिए थी। अगर वो वाले ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जिनको पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है ना, वो आपने कहीं ना कहीं अगर आपने MBA किया है तो सुना ही होता है ना, या फिर वो MBA करते करते माइंड में एक कॉन्सेप्ट डेवलप हो ही जाता है कि इस चीज़ का आंसर ये होना चाहिए। तो वो वाले कॉन्सेप्ट जो है वो लगभग 13 थे,
विच आर इनडायरेक्ट क्वेश्चंस। तो और जो आउटसाइड ऑफ द क्लासेस में से थे वो थे 8। ठीक है, तो इस तरह लगभग जो है वो 90 से 78 क्वेश्चन जो है वो लगभग क्लासेस में से ही थे, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। सो इट कम्स आउट टू बी 86.6%, एंड आई थिंक विच इज़ अ वेरी वेरी गुड नंबर। अगर आपको तो तभी मैं कहता हूँ हमेशा कि जितना मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं बच्चों को, बच्चे पूछते रहते हैं कि सर इसके अलावा और क्या करें और कहाँ से पढ़ें, मैं मना करता हूँ, मैंने बोलता हूँ नहीं, जितना मैं करवा रहा हूँ पहले उतना कर लो, जब वो हो जाएगा उसके बाद मैं बताऊंगा बाकी चीज़ें क्या रह गई हैं और कहाँ से करना है, क्योंकि जितना मैं बता रहा हूँ उतना भी कर लोगे तब भी जेरफ निकल जाएगा। ठीक है, बट पहले उतना करना पड़ेगा, राइट। तो है ना, तो अगर आपको भी है ना यहाँ पे इस ऑनलाइन कोर्स में एनरोल करना है तो आप है ना इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अनस्टॉपेबल एजुकेशन ऐप है, और वहाँ पे आपको अब तो बहुत ही मल्टीपल वैलिडिटी वाले ऑप्शंस भी जो है वो अब हमने स्टार्ट कर दिए हैं, जिसमें कि आपको 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ और 1 ईयर की वैलिडिटी आपको देखने को मिलती है। तो अकॉर्डिंगली जिसको 1 मंथ का चाहिए वो रिवीजन के लिए वो ले सकता है, जिसको 3 का चाहिए वो 3 का। और मैं फिर से कह रहा हूँ कि बच्चों ने 2 से 3 मंथ में ये एग्ज़ाम निकाला है ना। तो ऐसा नहीं है कि वो 10-10 घंटे बैठे हैं, सिंपल 6 घंटे बैठ के उन्होंने 3 महीने में ये एग्ज़ाम निकाला है, तो आप भी निकाल सकते हैं, है ना। और ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है वो क्लासेस में से ही देखने को मिलते हैं, और धीरे धीरे हम तो और कंटेंट को अपलोड करते रहते हैं या अपडेट करते रहते हैं, ताकि है ना ये जो 86% वाला नंबर है ये 96 पे चला जाए, है ना। 100 की गारंटी मैं भी नहीं ले सकता, क्योंकि हर बार 2-4 क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो कि थोड़ा सा पैटर्न से अलग रहेंगे। ठीक है, तो ये वाला जो है वो है ना सजेशन आप सभी को हमारी तरफ से, ये मेरी तरफ से रहेगा। ठीक है जी, अब चलिए थोड़ा क्वेश्चंस को देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस थे और कैसे जो है वो इनको सॉल्व करना। तो हम थोड़ा सा अप्रोच पे भी आज काम करेंगे कि अप्रोच क्या रहनी चाहिए किन्हीं भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। जैसे पहला क्वेश्चन क्या था, अरेंज द मेन प्रोविजंस ऑफ द ट्रेड यूनियन एक्ट ऑफ 1926, राइट, अकॉर्डिंग टू देयर सेक्शंस फ्रॉम अर्लियर टू लेटर। ठीक है, तो यहाँ पे मेन प्रोविज़न, और अगर आप क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे जो क्वेश्चन में हमें ऑप्शंस दिए हैं, ये बाकी ही इसको देख के समझ में आ जाएगा कि ये मेन ही प्रोविज़न है, ये प्रोविज़न नहीं है, ये मेन प्रोविज़न है, कि इस एक्ट के जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविज़न है उन्हीं को यहाँ पे मेंशन किया है, और उन्हीं के सेक्शन वाइज आपको उनको अरेंज करना है। जैसे कि राइट्स एंड प्रिविलेज ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन, रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन, इनकॉर्पोरेशन ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन, पावर टू मेक रेगुलेशन, और अमलगमेशन एंड डिसोल्यूशन ऑफ ट्रेड यूनियन। अब जब हमने ये एक्ट पढ़ा था, है ना, चाहे हमने इनको सेक्शन वाइज अरेंज नहीं भी किया हो, है ना, कि जैसे हमने कि जो ये क्वेश्चन पूछा गया एज इट इज़ हमने इसको नहीं भी पढ़ा हो, फिर भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे अगर आपने वहाँ पे ये एक्ट पढ़ा होता। कैसे इसको सॉल्व कर सकते थे, बहुत ईजी है। जब भी हमने ये एक्ट पढ़ा था तो मैंने थोड़ा सा, है ना, मैं लिखता हूँ चीज़ों को कि पहले ये प्रोविज़न है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है ना। तो अब खुद भी थोड़ा दिमाग लगाओ, और जो हमने जिस तरीके से पढ़ा है अगर आप उसको वैसे सॉल्व करते कि सबसे पहले तो ट्रेड यूनियन का रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद बाकी सारी चीज़ें होंगी, है ना, कि ये जो इनकॉर्पोरेशन रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन का जो होगा उसके पहले उसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, या फिर अमलगमेशन और डिसोल्यूशन करना है तो पहले तो उसको रजिस्ट्रेशन होगा, तभी वो अमलगमेशन और डिसोल्यूशन उसका होगा। तो ये वाली चीज़ें बाद में आएंगी, हमने पढ़ा भी है, पूरी स्टोरी लाइन वाइज हमने पढ़ा है। तो इसका मतलब पहला पहला जो है वो अर्लियर में क्या आना चाहिए, बी ऑप्शन आना चाहिए, और बी सिर्फ ए और फर्स्ट और सेकंड में ही है, तो ये दोनों वैसे ही डिलीट होगा। ठीक है, तो ये दोनों वैसे ही डिलीट हो गए। उसके बाद है ना सेकंड क्या है, अब यहाँ पे आपको दूसरा बोलता है कि राइट्स एंड प्रिविलेज ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन और इनकॉर्पोरेशन ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन। उसके बाद अब देखो, अब यहाँ पे आपको, तो एक बार आपने रजिस्ट्रेशन करवा ली, फिर उसको इनकॉर्पोरेशन करना पड़ेगा रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन का रजिस्ट्रार को, तो मतलब सी ऑप्शन आना चाहिए। उसके बाद उसके राइट्स और प्रिविलेज के बारे में बात होगी, उसके बाद उसके अमलगमेशन और डिसोल्यूशन के बारे में बात होगी, और सबसे लास्ट में पावर टू मेक रेगुलेशन होगी। ये वाला प्रोविज़न अगर आपको ध्यान होगा, हम वैसे भी किसी भी अगर एक्ट में आए तो सबसे लास्ट में ही पढ़ते हैं कि पावर टू मेक रेगुलेशन, ये हमेशा या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहता है या स्टेट गवर्नमेंट के पास रहता है। तो मोस्ट ऑफ द एक्ट में ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही पावर होती है रेगुलेट करने की, मतलब उस एक्ट में नए चेंजेस लाने की, बिकॉज ये सब मैक्सिमम सेंट्रल एक्ट होते हैं, और सेंट्रल एक्ट जो है जितने भी हैं उनकी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, जो कि पार्लियामेंट के थ्रू जो है वो वहाँ पे उनको अपडेट किया जा सकता है, रेगुलेट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये सबसे लास्ट में ही हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो इस तरह जो है वो यहाँ पे अगर आप देखो, है ना,
तो बड़ा बड़ा करके मैंने सेक्शन 26, सेक्शन 4, तो रजिस्ट्रेशन सबसे पहले आता है, फिर उसका इनकॉर्पोरेशन आएगा, फिर उसके राइट्स के बारे में, अमलगम एंड डिसोल्यूशन, और सबसे लास्ट में पावर टू मेक रेगुलेशन। तो अगर इसका फ्लो के थ्रू भी अगर आप चलो तो इसको ईजिली आप सॉल्व कर सकते थे। और एग्ज़ाम में तो खैर हमने क्लासेस में हमने ऐसे तो थोड़ा इसको लाइन वाइज देखा है कि पहले ये चीज़ होती है, फिर ये होती है, फिर ये होती है, राइट। अब जैसे ये क्वेश्चन था, व्हाट आर द मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोटेक्टेड वर्कमैन प्रिस्क्राइब्ड अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट ऑफ 1947। प्रोटेक्टेड वर्कमैन का कॉन्सेप्ट था, उसका मिनिमम और मैक्सिमम नंबर क्या होगा अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। ये मैंने एज इट इज़ आपको यहाँ पे पढ़ाया था और इसको बोल्ड भी किया था और अलग से भी लिखा था कि मिनिमम नंबर होता है इसमें 5 और मैक्सिमम नंबर होता है इसका 100। और बीच में वैसे इसको लिखा जाता है कि इट इज़, ये जो प्रोटेक्टेड वर्कमैन होते हैं ये कितने होते हैं, उस पर्टिकुलर एस्टेब्लिशमेंट से जितने भी टोटल वर्कमैन हैं उनका 1% सब्जेक्ट टू मिनिमम 5 और मैक्सिमम 100। तो यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए था, मिनिमम 5 और मैक्सिमम 100। तो फोर्थ शुड बी द आंसर। तो वो एज इट इज़ मैंने यहाँ पे भी स्लाइड में आपको मेंशन किया था, राइट। जैसे कि अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक क्वेश्चन था जो मैंने आपको क्लास में नहीं करवाया था, है ना। क्या क्या क्वेश्चन था, विच ऑफ दी या अरेंज द फॉलोइंग 4 टाइप्स ऑफ फर्म्स identified by Baldwin and Company in terms of their emergence starting from earliest to latest। बट मैं फिर भी कहता हूँ कि इस क्वेश्चन को आप इंटेलिजेंट गेस, अभी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि कुछ क्वेश्चंस थे जो आप इंटेलिजेंट गेस के थ्रू सॉल्व कर सकते थे। देखो अभी एग्जाम के बाद थोड़ा सा इंटेलिजेंट गेस लगाना और ईजी हो जाता है। एग्जाम में अगेन एग्जाम का प्रेशर भी होता है, टाइम का प्रेशर होता है, तो वो थोड़ी सी चीज़ें टफ भी रहती है, बट स्टिल फिर भी मैं आगे के लिए आपको बता रहा हूँ, ये वाली ही प्रैक्टिस आपको एग्जाम से पहले करनी होती है। जब भी हम मॉक टेस्ट देते हैं ना, या आप मॉक टेस्ट सॉल्व करते हो, तो मॉक टेस्ट का मतलब ही ये होता है कि आप 2 घंटे में टाइम सेट करो और उस मॉक टेस्ट को 2 घंटे में, है ना, सॉल्व करने की कोशिश करो, और जितने भी अप्रोचेस क्वेश्चंस को सॉल्व करने की होती हैं उनको सीखो, है ना। तो वही आज हम डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि इंटेलिजेंट गेस इस क्वेश्चन में लगा सकते थे अगर आपको नहीं भी पता होता इस क्वेश्चन का आंसर क्या है ना, या अगर आपकी जगह मैं होता तो मैं इसको कैसे सॉल्व करता। तो मुझे पता है कि, है ना, अगर अर्लीस्ट से लेटेस्ट जो है वो टाइप्स ऑफ फॉर्म्स के बारे में पूछा है इसने, ये कैसे इमर्ज हुई, तो इनोवेटिव तो सबसे बाद में आना चाहिए, क्योंकि इनोवेशन जब भी फर्म्स बनी होंगी, जब भी फर्म्स इंडस्ट्री में स्टार्ट हुई होंगी, तो सबसे पहले इनोवेटिव फर्म तो नहीं होंगी ना। इनोवेशन तो आज का एजेंडा है ना। इनोवेशन जो है वो आज की प्राइम इंपॉर्टेंस है, स्टार्टिंग में इनोवेशन नहीं थी, है ना। तो इसका मतलब कि ये जो इनोवेशन फर्म है ये सबसे लास्ट में आना चाहिए, और सबसे लास्ट में मैं देख पा रहा हूँ कि ये सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, दैट इज सेकेंड में। अब इसको कनेक्ट करो, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन क्या है, सी, दैट इज एफिशिएंसी। सही बात है, हमने जब फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट हमने पढ़ा, राइट, जिसमें कि हमने जो है वो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और फंडामेंटल्स ऑफ स्कूल ऑफ थॉट पढ़े, तो उसमें भी हमने पढ़ा था कि सबसे पहला जो फोकस होता था, जैसे FW टेलर है साइंटिफिक मैनेजमेंट के, या एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट है हेनरी फ्योल के, या ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट है, ये जितने भी क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट के अंदर जो स्कूल्स आते हैं, इन सब का एजेंडा क्या था कि हमें एफिशिएंसी बढ़ानी है, वर्कर्स की एफिशिएंसी बढ़ानी है और ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी बढ़ानी है। तो इसका मतलब सबसे पहली टाइप ऑफ फर्म्स जो थी वो कौन सी थी, एफिशिएंट फर्म्स थी। तो इसका मतलब सबसे पहले सी आना चाहिए, और सी भी देखो सिर्फ सेकंड ऑप्शन में ही है। बाकी सब चीज़ें भूल भी जाओ आप, तब भी इस क्वेश्चन को आप कर सकते थे, है ना। एक बार एफिशिएंट फर्म हो गई, फिर उसके बाद आप क्वालिटी के ऊपर फोकस करोगे, फिर फ्लेक्सिबल, आज के टाइम पे जैसे फ्लेक्सिबल मतलब कि कस्टमाइज प्रोडक्ट बनाना, तो अब उसको लेके फर्म आती है, एंड लास्ट में इनोवेटिव फर्म्स, है ना, कि इनोवेशन को लेके जितना ज़्यादा काम हो सके उतना काम करना। तो आजकल आप देखते हैं कि इनोवेशन पे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे बहुत सारी कंपनीज काम करती हैं, और जो नई कंपनी ऐसा कुछ नया प्रोडक्ट लेके आती है, नई इनोवेशन, वही आगे आज के टाइम पे सक्सीड करते हैं। तो ये तो सबसे लास्ट का कॉन्सेप्ट है इनोवेशन। तो इस तरीके से भी आप इसको इंटेलिजेंट गेस लगा के सॉल्व कर सकते थे। खैर, फिर जैसे हु हैज़ डेवलप्ड द टेक्नोलॉजिकल थ्योरी ऑफ ट्रेड यूनियन। अब ये भी बहुत, है ना, मतलब सीधा सीधा क्वेश्चन मैंने देखो क्लास में कहा था कि टेनेनबम गिब्स टेक्नोलॉजी थ्योरी, और मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क करके भी इसको लगाया था कि यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछेगा कि ये टेक्नोलॉजिकल थ्योरी किसने दी, टेनेनबम ने दी। कौन सी बुक में, अ फिलोसफी ऑफ लिबर, रिटन इन 1921। ठीक है। फिर जैसे ये क्वेश्चन था, लेबर वेलफेयर हैज़ बीन डिफाइंड एज एफर्ट टू मेक लाइफ वर्थ लिविंग फॉर वर्कर्स। अब ये डेफिनेशन लेबर वेलफेयर की किसने दी, सो द राइट आंसर इज R हॉपकिंस, जो कि मैंने आपको क्लास में नहीं बताया था। अभी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि मैंने 90 में से, है ना, 8 क्वेश्चंस थे जो मैंने नहीं करवाए थे, बाकी 78 क्वेश्चंस आपको क्लास में से ही देखने को मिलेंगे। उन 8 में से एक क्वेश्चन ये भी था कि ये जो लेबर वेलफेयर की डेफिनेशन है ये किसने दी, सो द आंसर इज हॉपकिंस ने दी। ठीक है, बट ठीक है, इसको हम आने वाली क्लासेस में इसको अपडेट करेंगे थोड़ा, और अपने नॉलेज को जितना हमने पढ़ लिया है उसमें और इन्फॉर्मेशन, है ना, इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे जो कि रेलेवेंट है और
है ना। ये थोड़ा से हमारे एग्जाम से रेलेवेंट है, अदरवाइज सब कुछ तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि हर बार ये 5-7 क्वेश्चन ऐसे पूछेगा ही जो कि अनयूजुअल होंगे, है ना, जो कि अनप्रेडिक्टेबल होंगे, वैसे क्वेश्चन हर बार पूछेगा ही। खैर, जैसे अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी विच इज़ बेस्ड ऑन फिजिकल एट्रीब्यूट्स और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, है ना, फॉर कैटेगराइजेशन ऑफ पर्सनैलिटी, तो ऐसी कौन सी थ्योरी है जो कि फिजिकल फीचर्स के बेस के ऊपर पर्सनैलिटी को कैटेगराइज करती है। सो इसका बहुत ईजी आंसर था टाइप थ्योरी, जो कि हमने एग्जाम में भी पढ़ा था, है ना। और मैंने इसको जो है वो प्रॉपर अंडरलाइन किया था कि टाइप थ्योरी में जो पर्सनैलिटी है उसको क्लासीफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी, है ना, दैट इज़ फिजिकल फीचर्स के बेस के ऊपर उसको जब हम पर्सनैलिटी को क्लासीफाई करते हैं तो उसको हम कौन सी थ्योरी में है, वो है टाइप थ्योरी के अंदर, है ना, दैट इज़ साइकोलॉजिकल थ्योरी के अंदर। तो खैर ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था, एग्जाम में से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। इफ अ स्ट्राइक इज रिजॉर्टेड टू फॉर ए शॉर्ट पीरियड सच एज अ डे और टू टू गिव एन एम्प्लॉयर अ वार्निंग of the likely wider form of confrontation if their demand are not promptly considered is called, है ना। तो जब आप 1 या 2 दिन के लिए अपने एम्प्लॉयर को एज अ वार्निंग स्ट्राइक देते हैं, है ना, स्ट्राइक करते हैं 1 या 2 दिन के लिए, टू गिव अ वार्निंग टू योर एम्प्लॉयर कि अगर आपने हमारे डिमांड्स नहीं फुलफिल की, उसके लिए उनको वार्निंग देना, उसको कौन सी स्ट्राइक बोलते हैं। तो देखो हमने यहाँ में से 3 स्ट्राइक तो पढ़ी थी, है ना, अपने क्लासेस में, ये नहीं पढ़ी थी, बट अगर आपने ये 3 पढ़ी थी तो इसको एलिमिनेशन मेथड से भी इसको सॉल्व किया जा सकता था, क्योंकि ये जो भी डेफिनेशन है ये कम से कम इन तीनों में जो हमने पढ़ा उससे मैच कहीं भी नहीं होता है। तो इसलिए इसका मतलब सिंपल बचता है कि जो थर्ड वाला जो हमने नहीं पढ़ा वही इसका राइट आंसर होना चाहिए, है ना। जनरल स्ट्राइक्स भी हमने क्लास में पढ़ी थी, पर्टिकुलर स्ट्राइक्स भी हमने क्लास में पढ़ी थी, जुरिसडिक्शनल भी हमने क्लास में पढ़ी थी, राइट। तो इसको आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते थे कि अगर इन तीनों डेफिनेशन जो हमने स्ट्राइक की पढ़ी इसमें से ये डेफिनेशन नहीं मैच हो रही, इसका मतलब कि जो रह गया जो कि हमने नहीं पढ़ा वो इसका राइट आंसर होना चाहिए। तो एलिमिनेशन मेथड से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। तो पहली बात फिर से मैंने कहा कि जो आपने पढ़ा है उसके ऊपर कॉन्फिडेंट रहना है, और उस नॉलेज के बेस के ऊपर भी आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करके राइट आंसर पे पहुंच सकते हैं। सिंपल सा फंडा ये है, ठीक है, क्लियर। तो जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर हैज प्लेड देयर लेजिटिमेट पार्ट इन बिल्डिंग अप ऑफ मद्रास लेबर यूनियन, है ना। तो ये मद्रास लेबर यूनियन के बारे में हमने पढ़ा था कि 1918 में अंडर बीपी वाडिया की चेयरमैनशिप के अंदर इसको बनाया गया था। तो पूछा है कि इसको बनाने के, इस यूनियन को बनाने के पीछे लेजिटिमेट रीजंस क्या थे। तो पहला रीज़न तो था, ठीक है, कि इकोनॉमिक और इंडस्ट्री लाइफ ऑफ द कंट्री, जो वर्कर्स लेबर क्लास थी उनका जो इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल स्टेटस था लेबर क्लास का, वो इफेक्ट हो रहा था, इसलिए उन्होंने इकट्ठे होकर ये यूनियन बनाई थी, विच इज़ अ राइट, है ना। तो ए तो डेफिनेटली होना चाहिए। सेकंड क्या है, द स्टेटस ऑफ लेबरर एज सिटीजन अफेक्टेड बाय द पॉलिटिकल मूवमेंट एंड देयर रिजल्ट, ये भी सही बात है, क्योंकि 1918 उस टाइम पे पॉलिटिकल मूवमेंट बहुत ज़्यादा हो रहे थे, इसलिए ये भी राइट आंसर है कि जिस वजह से ये भी यूनियन बनी थी। थर्ड क्या है, द स्टेटस ऑफ लेबरर इन देयर इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑफ लेबर ड्यू टू रशियन रेवोल्यूशन, बिल्कुल सही बात है। अब आपने कहीं ना कहीं, मैंने आपको क्लास में बताया था कि रशियन रेवोल्यूशन कब हुआ था, 1917 के आसपास हुआ था, और ये कब बनी है, 1918 के बाद बनी है, तो रशियन रेवोल्यूशन से भी इंस्पायर होकर इस यूनियन को बनाया गया था। तो थर्ड तो डेफिनेटली आंसर में होना चाहिए, अगर थर्ड डेफिनेटली होना चाहिए तो ये तो बाहर हो गए, ठीक है, कि सी तो डेफिनेटली आएगा। द स्टेटस ऑफ इंडियन क्रॉनिक कैपिटलिज्म दैट फोर्सेज द लेबर टू बी, देखो ये मतलब, इसको अगेन मैं बोलूँगा इंटेलिजेंट गेस, या कॉमन सेंस भी इसको लगा सकते हैं। क्रॉनिक कैपिटलिज्म, हाँ, बट इसमें आपको क्रॉनिक कैपिटलिज्म पता होना चाहिए ये क्या होता है। क्रॉनिक कैपिटलिज्म क्या होता है, जब कैपिटलिस्ट, है ना, कैपिटलिस्ट ये बिजनेसमैन जो है वो गवर्नमेंट के साथ मिलके, है ना, डील्स करते हैं, बिजनेसेस करते हैं, मतलब जो भी गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट होंगे ये इन कैपिटलिस्ट को जाएंगे, आम पब्लिक या बाहर जो, है ना, लोग हैं उनको इसके बारे में कोई पता नहीं चलेगा, तो इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट होते रहेंगे, ये अपना बिजनेस करते रहेंगे, गवर्नमेंट और कैपिटलिस्ट अपनी जेबें भरते रहेंगे। तो ये वाला कॉन्सेप्ट था। तो इस चीज़ से जो है वो परेशान होकर लेबरर क्लास इकट्ठी हो गई और उन्होंने अपनी यूनियन बनाई, ये इस स्टेटमेंट का, है ना, मीनिंग था, जो विच इज़ अ रॉन्ग, क्योंकि उस टाइम पे गवर्नमेंट और जो कैपिटलिस्ट है उनके बीच में ऐसी कोई क्रॉनिक कैपिटलिज्म वाला कॉन्सेप्ट नहीं था, है ना। उस टाइम पे तो इन दोनों के बीच में लड़ाइयाँ चल रही थी, है ना, क्योंकि सारा का सारा काम गवर्नमेंट खुद अपने पास जो है वो अपनी वहाँ की जो कंपनीज थी ब्रिटिश इंडिया की उनको दिया था। तो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में किसी को भी जो है वो इंडियन क्रॉनिक कैपिटलिज्म वाला कॉन्सेप्ट नहीं था। ब्रिटिश क्रॉनिक कैपिटलिज्म हम फिर भी यहाँ पे बोल सकते हैं, बट इंडियन क्रॉनिक कैपिटलिज्म इट इज़ अ रॉन्ग, क्योंकि इंडियन बिजनेसमैन तो खुद प्रोटेस्ट कर रहे थे, खुद वो यूनियन थे, खुद पॉलिटिकल मूवमेंट चला रहे थे, खुद सोशल मूवमेंट चला रहे थे। तो डी इज़ द रॉन्ग आंसर, और अगर डी रॉन्ग है तो ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, ओनली राइट आंसर इज फर्स्ट, ठीक है। अब ये फॉर्मेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, है ना। अगर आप इसमें से सबसे इजी, सबसे पहले हम मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन ही पढ़ते हैं। मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, आपके
प्रोजेक्ट और फंक्शनल का कम्बिनेशन, और ये आपको थर्ड में ही लिखा है, हाइब्रिड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर विच इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ फंक्शनल एंड प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर। तो सी का थर्ड होना चाहिए। सी का थर्ड देखो कहाँ है, सी का थर्ड यहाँ है, यहाँ है, ये तो बाहर हो गए दोनों ही, है ना। फिर उसके बाद प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, स्ट्रक्चर टू अकम्प्लिश स्पेसिफिक टास्क विद इन द कंस्ट्रेंट ऑफ टाइम, मनी एंड क्वालिटी। मतलब ए का फर्स्ट होना चाहिए, ए का फर्स्ट यहाँ लिखा है, दिस इज ऑल्सो बाहर, फोर्थ इज द राइट आंसर। मतलब ये बहुत इजी क्वेश्चन था, अब इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, नेटवर्किंग ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, ये क्लास में हमने अच्छे से डिस्कस किया है, तो इसको हम और डिटेल में भी डिस्कस नहीं करेंगे। ये क्लास में बताया था और इसको कॉमन सेंस के साथ भी आप इसको सॉल्व कर सकते थे। फिर जैसे कि पर्ट की फुल फॉर्म क्या है ना, तो ये भी मतलब इससे ज़्यादा इजी क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। प्रोग्राम इवैल्यूएशन और रिव्यू टेक्निक, सीधा सा ऑप्शन है ना। जैसे कि नेक्स्ट है द एडवाइजरी कमेटी कंस्टिट्यूटेड अंडर द इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट ऑफ 1976, है ना, कि एडवाइजरी कमेटी जो कि इस एक्ट के अंदर बनाई जाती है, शैल कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी पर्सन नॉमिनेटेड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ऑफ विच वन हाफ शैल बी वुमेन। तो इसमें जो है वो कितने पर्सन होने चाहिए, तो मैंने क्लास में आपको बताया था देखो, और अलग से भी लिखा था कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 10%, जिसमें से कि 50% क्या होनी चाहिए, वुमेन्स होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये आपका आ गया 10%, राइट। तो ये इतना इजी जो है वो यहाँ पे आपको क्वेश्चन था ही। खैर, हु हैज़ स्टार्टेड बंगाली वीकली दैट इज जनावनी इन कोलकाता, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मुजफ्फर अहमद। ये मैंने आपको क्लास में बढ़ाया था कि जो मुजफ्फर अहमद है ना, कोलकाता के, उन्होंने बंगाली वीकली स्टार्ट की थी जिसका नाम था जनावनी पब्लिकेशन, राइट। अब ये एग्जैक्ट क्लास में से क्वेश्चंस थे। अब जैसे इसको देखो, है ना, तो ये कौन सा प्रोविजन कौन से एक्ट से है, कमेटीज, वर्कमैन पार्टिसिपेशन एंड सेफ्टी मैनेजमेंट, स्टेट एडवाइजरी बोर्ड, टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी, है ना। तो ये टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी तो बहुत ईजी है, डी का सेकंड। अब डी का सेकंड ढूंढो कहाँ है, डी का सेकंड सिर्फ यही है, इसको डी लिखो, डी का सेकंड, तो ये थर्ड ऑप्शन राइट। क्योंकि टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी हम पढ़ते हैं कहाँ आती है, चाइल्ड लेबर में आती है, और बहुत अच्छे से मैंने ये देखो यहाँ चाइल्ड लेबर में टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी, इसको मैंने रेड से भी मेंशन किया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछेगा, और यही पूछ लिया है देखो, है ना। तो अगर एक का भी नॉलेज है आराम से जो है वो बाकी आप एलिमिनेट करके निकाल सकते थे। खैर हमने बस सब डिस्कस किए हैं, बट मैं कह रहा हूँ कि अगर एक ऑप्शन भी पता था तो उससे भी आप एलिमिनेट करके जो है वो आराम से यहाँ पे एक ही गो में राइट आंसर पे पहुँच सकते थे, राइट। अब ये एक क्वेश्चन है जो कि थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ कि मतलब क्वेश्चन ठीक है, बट जो ऑप्शन दिए हैं या जो स्कीम्स पूछी हैं वो बहुत पुरानी है, तो यहाँ पे यू मे गेट कन्फ्यूज, है ना, कि कौन सी स्कीम जो है वो पहले आई कौन सी बाद में आई। यहाँ पे आपको पूछा है कि अर्लीस्ट टू लेटर ऑर्डर में जो है वो जितने भी हमारे पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स थे उनको, है ना, अकॉर्डिंग टू देयर ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ये लॉन्च आपको मेंशन करना है। अब इसमें से दो हम बता सकते थे, एक हमारा MG नरेगा और एक हमारा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। क्योंकि MG नरेगा तो सबको पता ही होता है कि 2005 में आई थी, और इसका भी कौशल विकास योजना का भी लगभग पता होता है कि 2015 में आई, है ना, स्किल डेवलपमेंट के ऊपर। बट बाकियों को लेके यू मैं गेट कन्फ्यूज़ कि हाँ ये कब आई थी, है ना। बट हाँ इतना हमें समझ में आता है कि पहले जो है वो अगर अर्लियर टू लेटर पूछा है तो 2005 वाला पहले आएगा, 2015 वाला बाद में आएगा, मतलब कि ऑप्शन सी पहले आएगा और ई बाद में आएगा। तो जहाँ भी सी से पहले ई आ गया वो वैसे ही आप एलिमिनेट कर सकते हैं, बट खैर यहाँ पे सी के बाद सभी ई हैं, तो 2005 और 2015। हाँ एक चीज़ आप देख सकते हैं कि जो डी और बी और ए ये इनके बीच में तो नहीं आएंगे, क्योंकि सी के बाद 2005 के बाद 2015 ही आया था, क्योंकि बाकी जो स्कीम्स है वो पुरानी है, तो सी और ई इकट्ठे आने चाहिए, इतना हम कह सकते हैं। तो सी और ई यहाँ इकट्ठा है और यहाँ इकट्ठा है, तो इसलिए जो है वो ये ऑप्शन हम एलिमिनेट कर सकते थे, इन दोनों में से किसी एक पे राइट आंसर जाना था, तो 50-50 पे हम पहुँच सकते थे यहाँ पे, है ना। तो इतना आप थोड़ा सा कॉमन सेंस का यूज़ करके 50-50 पे राइट आंसर कर सकते थे, और इसके बाद किसी को भी आप टिक लगा सकते थे। हालांकि इसका आंसर जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, बट हाँ 50-50 पे आप इसको आराम से प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज़ करके यहाँ पे पहुँच सकते थे, है ना। फिर जैसे ये भी एक क्वेश्चन था, ये भी हमने क्लास में पढ़ा था कि बिजनेस यूनियनिज्म फ्रेंडली यूनियनिज्म कहाँ है। खैर, डॉक्ट्राइन ऑफ कॉन्स्टिपिशियस कंजम्पशन वाज propounded बाय थ्रॉस्टीन वेबलन, है ना। ये कौन सी डॉक्ट्राइन होती है जिसमें कि लोग लग्जरी चीज़ें खरीदते हैं टू शो देयर सोशल स्टेटस, कि हमारे पास इतना पैसा है, हमारा सोशल स्टेटस बड़ा है ना, उसको लेके जो लग्जरी चीज़ें जो वो खरीदते हैं, है ना, टू शो अप देयर सोशल स्टेटस, उसको बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ कॉन्स्पिक्यूअस कंजम्पशन विच इज़ गिवन बाय थ्रॉस्टन वेबलिन। ये एक उनमें से 8 में से ये भी एक क्वेश्चन था जो मैंने नहीं करवाया था,
तो इसका आंसर जो है वो फर्स्ट होगा। अब ये प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग इन प्रॉपर ऑर्डर फ्रॉम अर्लियर टू लेटर, है ना। तो इसमें देखो आराम से, कंट्रोलिंग में हम सबसे पहले क्या करते हैं, स्टैंडर्ड सेट करते हैं, फिर परफॉर्मेंस को मेज़र करते हैं, फिर ये जो परफॉर्मेंस मेज़र की इसको कंपेयर करते हैं विद द स्टैंडर्ड्स, है ना। फिर डेविएशंस चेक करते हैं कि हमारे डेविएशन डिसीजन लेते हैं, मतलब कि जो हमारी डेविएशन आई अगर इन केस लेट्स से कि जो आपने परफॉर्मेंस मेज़र की और उसके बाद जब उसको कंपेयर किया स्टैंडर्ड के साथ, तो क्या ये जो कंपैरिजन करने के बाद जो अगर कुछ डेविएशन है, इज़ इट एक्सेप्टेबल और नॉट, है ना। तो वो वाला हम डिसीजन यहाँ पे देते हैं। उसके बाद हम परफॉर्मेंस को करेक्ट करते हैं, वी करेक्ट आवर परफॉर्मेंस, ठीक है। तो ये नॉर्मली जो है वो इसमें स्टेप्स रहते हैं। तो स्टैंडर्ड्स हमने सेट कर लिया, तो सबसे पहले ए तो सबसे पहले आएगा, इसके अलावा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है ना। तो बाकी सब को हटा दो। उसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ एरिया ऑफ कंट्रोल, ये तो तब आएगा जब हम परफॉर्मेंस को मेज़र करेंगे और कंपेयर करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि कौन से एरिया में डेविएशन है, तो जहाँ पे हमें कंट्रोल करना है। कंपैरिजन ऑफ परफॉर्मेंस, ये उसके बाद आएगा, किसके बाद आएगा, मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस के बाद। तो उसके बाद डी आना चाहिए, ए के बाद डी आना चाहिए, इसको थोड़ा साइड से लिख लेते हैं, ए के बाद डी आना चाहिए, दैट इज़ मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस। उसके बाद आप कंपैरिजन करोगे, परफॉर्मेंस मेजर कर ली, उसके बाद कंपैरिजन किया, कंपैरिजन के बाद आपको डेविएशन देखने को मिली, तो यू विल डिटरमाइन द एरिया ऑफ कंट्रोल, है ना। तो एरिया ऑफ कंट्रोल, एक मिनट लिख लेते हैं, बी, और दूसरा है करेक्शन ऑफ डेविएशन, दैट इज ई। या फिर इसको इस तरह कर सकते हैं कि डिटर्मिनेशन ऑफ एरिया ऑफ कंट्रोल, कि कौन से एरिया में आपको कंट्रोल करना है, पहले आप वही डिसाइड कर लो। वैसे ये ऑप्शन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट मेरे हिसाब से तो ये बनना चाहिए, बट ठीक है, अगर आप इसको सबसे स्टार्टिंग में भी ले आएंगे तो आपके पास ये ऑप्शन इसमें बनेगा, फिर BADCE, है ना। कि सबसे पहले आपने देखा कि कौन से एरिया की कंट्रोलिंग हमें करनी है, कौन से एरिया की मॉनिटरिंग हमें करनी है। कि लेट्स से अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है या आपकी कंपनी है, उसमें आपको ऑडिटिंग इंस्पेक्शन करनी है, तो कौन से की करनी है ना। मैन्युफैक्चरिंग की करनी है, ऑपरेशंस की करनी है, HR की करनी है, फाइनेंस की करनी है, कौन से ब्रांच की जो है वो आपको ऑडिटिंग करनी है, इंस्पेक्शन करनी है, तो वो एरिया आप डिटरमाइन कर लो, उसके बाद आप स्टैंडर्ड सेट करो, है ना। बट ठीक है, बट हालांकि ये चीज़ जो होती है वो वैसे ही होना चाहिए कि डिटर्मिनेशन ऑफ एरिया ऑफ कंट्रोल का मतलब है कि जो आपने मेज़र किया और उसके बाद कंपैरिजन देखा और जो डेविएशन आई, तो कौन से एरिया में आपको लगा कि ज़्यादा डेविएशन है एक्चुअल जो हमारी स्टैंडर्ड्स हैं उससे एक्चुअल परफॉर्मेंस की, उसको फिर डिटरमाइन करो कि सबसे पहले हमें इस पर काम करना है। तो हालांकि ये यहाँ आना चाहिए था, बट ठीक है, इसको हम यहाँ भी रख सकते हैं, तो फिर इस हिसाब से हमारा राइट ऑप्शन बनेगा थर्ड, ठीक है। अब वो राइट, है ना, आंसर की देख के समझ में आएगा कि उन्होंने किसको दिया है या इन्होंने ग्रेस मार्क दिया है सबको, ठीक है। उसके बाद क्या है, एज पर द प्रोविजन ऑफ माइंस एक्ट ऑफ 1952, द स्पेशल ऑफिसर आफ्टर गिविंग नॉट लेस देन हाउ मेनी डेज नोटिस टू द मैनेजर ऑफ द माइन एंटर द माइन फॉर सर्वे लेवल एंड मेजर। तो इसका भी मैंने आपको डायरेक्टली कहा था कि स्पेशल ऑफिसर जो है वो 3 डेज का नोटिस दे के आ सकता है ना। सो द राइट आंसर इज फोर्थ, दैट इज 3 डेज, है ना। ये भी बहुत इजी था कि बूम, रिसेशन, डिप्रेशन और रिकवरी, ये जो साइकिल चलता है, इससे जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है ना, इसको कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, इसको हम साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। क्लास में आपको एज इट इज़ बताया था, ठीक है। परफॉर्मेंस अप्रेजल के स्टेप्स कौन से हैं फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। तो ये जो हमारे जैसे कंट्रोलिंग वाले, है ना, स्टेप्स आते हैं ना, उसी तरह लगभग जो है वो हमारे परफॉर्मेंस अप्रेजल के स्टेप्स आते हैं। इसमें भी हम स्टैंडर्ड सेट करते हैं, परफॉर्मेंस को मेज़र करते हैं, फिर उसको कंपेयर करते हैं, फिर उसके बाद उसमें देखते हैं कि, है ना, कि क्या उसमें डेविएशंस है, फिर उसको करेक्ट करते हैं, राइट। तो ये भी उन्हीं पैटर्न पे जो है वो आपको देखने को मिलता है। क्लास में हमने इसको अच्छे से डिस्कस भी किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशनल इशूज़ आर एग्जामिन्ड क्लोजली इन HRD ऑडिट, है ना। तो इसमें कॉम्पिटेंसीज को असेस करना, है ना, और क्या कॉम्पिटेंसीज की रिक्वायरमेंट है उनको आइडेंटिफाई करना, फिजिकल एंड मेंटल कंडीशन, डिसीज ऑफ वर्कर, ये वाला नहीं आता है ना, HRD ऑडिट में ये नहीं आता, ये तो हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट का है। और एग्जामिनेशन ऑफ एडिक्वेसी एंड इनएडिक्वेसी ऑफ HRD, तो A, B और D इसमें राइट आंसर होना चाहिए, C नहीं होगा, C बिकॉज हमारे हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट में आता है। खैर, टाइप्स ऑफ स्ट्राइक्स, है ना, तो ये भी, है ना, बहुत ईजी था। लाइटनिंग स्ट्राइक क्या होती है, जो कि सडनली की जाती है, तो ये आपका A का सेकंड आना चाहिए। घिराव क्या होता है, जब आप गेट के बाहर सब इकट्ठे हो जाते हैं और अथॉरिटीज़ के सामने प्रोटेस्ट करते हैं, है ना। फिजिकल ब्लॉकेज कॉज बाय कन्फ्लिक्ट और मोस्टली बाय एम्प्लॉइज। पिकेटिंग क्या होती है, जब आप बाकी एम्प्लॉइज़ को भी अंदर जाने से या बाहर आने से रोकते हैं, या लेट्स से कि सुबह आप चले कि यूनियन जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और बाकी एम्प्लॉइज़ को भी आप अंदर जाने से रोक रहे हैं कि आप भी मत जाओ, आप भी हमारे साथ प्रोटेस्ट करो, बट आप इसमें उनके साथ फिजिकल नहीं हो सकते, आप सिर्फ उनको वर्बली परसुएड कर सकते हैं, तो इसको बोलते हैं
पिकेटिंग, है ना। सो एक्ट ऑफ पोस्टिंग पिकेट एम्प्लॉय इन फ्रंट ऑफ, नहीं, इसमें आ जाएगा, हाँ, तो इसमें आपके पास एक सी का थर्ड हो सकता है। स्टे इन स्ट्राइक का मतलब होता है कि आप अंदर हैं और काम नहीं कर रहे, है ना। अ ग्रुप ऑफ एम्प्लॉइज टेक पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस एंड स्टॉप प्रोडक्शन एंड रिफ्यूज एक्सेस टू द ओनर डिजायरिंग टू वर्क। तो डी का तो फोर्थ आना चाहिए, डी का फोर्थ आपके पास यहाँ है, ये बाहर हो गए, ठीक है। उसके बाद ए का सेकंड हमारे पास आ गया ये, और उसके बाद जो है वो हमारा बी का हमारे पास आ जाएगा गिराओ, दैट इज फर्स्ट। तो सेकंड इज द राइट ऑप्शन हियर। खैर ये हमने चीज़ें डिस्कस की थी क्लास में। फिर हाई टास्क और हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला पार्टिसिपेटिव लीडरशिप स्टाइल, ये हमने डिस्कस किया था, इसको और नहीं करेंगे। इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन में क्या कौन कौन सी चीज़ें जो है वो हमारे अदर फैसिलिटीज़ में आती हैं, तो ये भी हमने क्लास में अच्छे से मेंशन किया था कि अदर फैसिलिटीज़ में पेमेंट ऑफ वेजेस, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, सुटेबल कंडीशंस, रेजिडेंशियल अकोमोडेशन, मेडिकल फैसिलिटीज़, प्रोटेक्टिव क्लोथिंग, तो ये सब चीज़ें आती हैं इसमें, है ना। इसमें से क्या नहीं आएगा, एजुकेशन फैसिलिटीज़ नहीं आएगी, तो सी को आप बाहर निकाल दो, तो जो बचा जो ए बी डी और ई जो है इसका राइट ऑप्शन है। बाकी सोर्स ऑफ पावर, है ना, तो ये क्वेश्चन इसके लिए अगर आपने नहीं भी पढ़ा होता मेरे से, बट इसकी लाइंस अगर आप पढ़ोगे तब भी आप इसको मैं आंसर कर सकते थे कि किस इसका आंसर क्या होना चाहिए। खैर हमने वैसे ये क्लास में डिस्कस किया था, है ना। जैसे कि यहाँ पे भी प्रॉपर सीक्वेंस आपसे पूछा है, अकॉर्डिंग टू देयर फॉर्मेशन फ्रॉम अर्लियर टू लेटर, है ना। तो कि कब हिंद मजदूर सभा कब बनी, हिंदुस्तान मजदूर सेवक संघ कब बना, रेड ट्रेड कांग्रेस बनी, अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन, भारतीय मजदूर संघ कब बना, है ना। तो इनका तो मैं पता ही है 1931 में बना, ये कब बना 1918 में बना, है ना। तो ये चीज़ें हमने क्लास में पढ़ी थी। जैसे यहाँ पे हमारे पास अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन 1920 में बना था, RTUC 1931 में बना था, हिंद मजदूर सभा 1948 में बना था, है ना। तो ये कुछ एटलीस्ट इतना भी अगर आपको पता है तो आराम से आप इसको एलिमिनेशन मेथड से पहुंच सकते थे। उसके बाद वॉलंटरली लेबर आर्बिट्रेशन का प्रोसेस क्या होता है उसको देखो, है ना। तो सबसे पहले तो यही है कि, है ना, चॉइस ऑफ डिस्प्यूट सेटलमेंट, कि कौन सा डिस्प्यूट जो है वो हमें सेटल करवाना है आर्बिट्रेटर से, तो डी सबसे पहले आएगा। उसके बाद चूज़ किया जाता है कि हमारा आर्बिट्रेटर कौन होगा, दैट इज़ सिलेक्शन ऑफ आर्बिट्रेटर। उसके बाद एग्रीमेंट बनता है कि ये जो डिसीजन होगा इसको हम मान्य करेंगे, या फिर उसके बाद हम किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, है ना। तो ये एग्रीमेंट बन गया। उसके बाद जो भी डिसीजन आया उसको आप साइन करोगे, या जो भी अवार्ड को ही डिसीजन बोलते हैं, उसको साइन करोगे, एंड देन यू विल सबमिट दैट डिसीजन टू द रेलेवेंट अथॉरिटीज़। तो ये हमारा ऑप्शन बनेगा, तो ये हमारा सेकंड में आ रहा है। ये हमने क्लास में इसको वैसे भी वर्बली डिस्कस किया है कि कैसे इसका प्रोसेस रहता है। उसके बाद एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट ऑफ 1952, है ना। ईयर के अकॉर्डिंगली जो है वो आपको इसको ऑर्डर में लगाना है। तो एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड स्कीम, डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम, एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम और फैमिली पेंशन स्कीम। तो फैमिली पेंशन स्कीम पहले आई थिंक 1971 में थी, उसके बाद ये 1995 में आई थी पेंशन स्कीम, तो इसी में ये मर्ज हो गई थी। ये डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम 1976 में थी, और प्रोविडेंट फंड स्कीम जो है वो 1952 में थी। ये हमने क्लास में भी डिस्कस किया था अगर आपको याद होगा। तो प्रोविडेंट फंड 1952, एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम 1995, उससे पहले जो फैमिली पेंशन स्कीम थी वो 1971 में थी, वो इसमें मर्ज हो गई थी। तो क्लास में मैंने आपको ये अच्छे से डिटेल में बताया भी था। और डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम 1976 में आई है, तो अकॉर्डिंगली आप इसमें सही आंसर लगा सकते थे। खैर, तो इसमें से बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन एक्स्ट्रा म्यूरल, है ना। तो ये हमने पढ़े थे यहाँ पे, यहाँ से देख के आप इसको राइट आंसर कर सकते हैं, है ना। तो अभी तक जो आपने जितना पढ़ा, थोड़ा सा एनालाइज किया, तो यहाँ से आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे, है ना। 2-3 अभी तक जो हमने वो उसमें से 2-3 क्वेश्चंस को छोड़ के हमने बाकी के लगभग क्वेश्चन हमने क्लास में डिस्कस किए हैं, है ना। तो आप भी इसको डिस्कस कर सकते हैं, आप भी यहाँ से पढ़ सकते हैं, है ना। और जैसे कि मैंने कहा, नाउ वी हैव मल्टीपल वैलिडिटी ऑप्शंस, राइट। तो इसके लिए आपको अगर, है ना, इसको आप ऐप स्टोर से ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, या इसको, है ना, ऑनलाइन, है ना, क्रोम पे, अपने लैपटॉप पे, अपने सिस्टम पे भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो इसकी जो डिस्क्रिप्शन है ना, डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसके ऐप को डाउनलोड करें और आराम से वहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा और आगे चलें। अब ये कौन सी थ्योरी है, इन पर्टिकुलर सिचुएशन, पर्टिकुलर सर्कमस्टांसिस एट अ पर्टिकुलर टाइम, कौन सी जो है वो मैनेजमेंट अप्रोच है, टेक्निक है जिसको यूज़ करना चाहिए। तो ये कौन सी है, कॉन्टीजेंसी अप्रोच। तो मतलब ईजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ द पेपर अगर मैं बोलूँ तो यही था, ठीक है। ट्रेडिशनल टेक्निक्स ऑफ कंट्रोलिंग, है ना। तो इसमें जो है वो 2 तरीके की आती है, वन इज़ ट्रेडिशनल, अनदर इज़ एडवांस कंट्रोल टेक्निक, या मॉडर्न भी जिसको हम बोलते हैं, है ना। ये वाला मैंने आपको क्लास में डिस्कस अभी नहीं करवाया था, इसको मैं अपडेट करके आपको क्लास में, है ना, क्लास के नोट्स में आपको अपलोड कर दूंगा।
तो कि ट्रेडिशनल कौन सी होती है, एडवांस कौन सी होती है। हमने हालांकि अदर टाइप ऑफ कंट्रोलिंग टेक्निक्स पढ़ी थी, बट इस तरह की क्लासिफिकेशन के थ्रू हमने उसको नहीं पढ़ा था, तो उसको हम है ना अच्छे से इसके बाद है ना डिस्कस कर लेंगे। तो ये ट्रेडिशनल थी, ये आपकी एडवांस थी, इसको आप आराम से देख के यहाँ से राइट आंसर पे पहुँच सकते हैं। सप्लाई कर्व ऑफ कमोडिटी कैसे होती है, अपवर्ड स्लोप होती है, ये हमने क्लास में भी देखा था है ना। जब भी हम लेबर सप्लाई में पढ़ते थे तो हमने कहा था कि इसका जो स्लोप होता है वो कैसा होता है, अपवर्ड स्लोप जो है वो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। अब ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन था है ना, कि असेसमेंट सेंटर कहाँ होते हैं, परफॉर्मेंस अप्रेजल में हम देखते हैं। तो ए का सेकंड अगर आपको समझ में आता है तो ए का सेकंड एक में ही है, तो बस बाकी ऑप्शन देखो ही मत ना, बस एक से ही समझ में आ रहा है कि असेसमेंट सेंटर हम परफॉर्मेंस अप्रेजल में पढ़ते हैं, ख़त्म कहानी। राइट ऑप्शन इज दिस। ठीक है, क्लियर। तो इस तरह से आप इसको कर सकते थे। खैर हमने क्लास में चीज़ें की थी ये, तो वहाँ से भी आप इसको कर सकते थे। ये थोड़ा सा मैं कहूँगा कि है ना एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं हम यहाँ पे पूछा गया था कि विच अमंग द फॉलोइंग आर द थ्योरीज रिलेटेड टू एक्सीडेंट एंड रिस्क टेकिंग बिहेवियर। अब रिस्क टेकिंग बिहेवियर तो इन पांचों थ्योरीज कोई भी हो सकती है ना, बट ठीक है, रिस्क टेकिंग बिहेवियर से अगर हम देखें तो साइकोलॉजिकल और सोशियो साइकोलॉजिकल थ्योरीज तो रहेंगी। इसके अलावा जो है वो एंथ्रोपोलॉजिकल कल्चरल वाला थ्योरी भी जो है वो यहाँ पे रह सकती है। तो ए, डी और ई इसमें राइट ऑप्शन होना चाहिए, जो कि आई थिंक नहीं है कहीं पे। ए आपके पास होना ही होना चाहिए, तो ये बाहर हो गया, ये भी बाहर हो गया। उसके बाद क्या है, सी कौन, स्ट्रक्चरल थ्योरी, और डी सोशोलॉजिकल थ्योरी। हाँ मतलब थर्ड शुड बी द राइट ऑप्शन। बाकी ठीक है, इसमें हम ये थोड़ा वेग क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर के लिए हमें आंसर की का वेट करना चाहिए, तो तब तक हम है ना इस क्वेश्चन को थोड़ा ओपन ही रखते हैं। देन प्रोविजंस लिखे हैं इस तरफ को, और इस तरफ को एक्ट लिखा है, बोला है कि कौन सा किस एक्ट में है। देखो मैंने आपको क्लास में कहा था सब्सिस्टेंस अलाउंस, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट में हम पढ़ते हैं है ना, जर्नी अलाउंस, डिस्प्लेसमेंट अलाउंस, ये सब हमने क्लास में डिस्कस की हैं चीज़ें है ना। तो खैर अभी इसको हम और डिटेल में नहीं जाएंगे। तो बेसिक हमारा मेरा आपको मोटिव ये है अभी कि अप्रोच बताना कि किस तरह के क्वेश्चंस जो है वो हमें किस अप्रोच के साथ सॉल्व करने थे। थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन है ना, और उसके प्रोपेगेटर कौन थे। तो जैसे कि हमारा ब्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, तो डी का फर्स्ट यहाँ है, कहानी ख़त्म बस है ना, कि एक ऑप्शन से आप जो है उसको राइट ऑप्शन पे पहुंच सकते थे। ये क्वेश्चन भी फिर से थोड़ा गलत था। हर्ट्ज़बर्ग टू फैक्टर थ्योरी में पूछा गया है कि मोटिवेटर कैटेगरी के कौन से फैक्टर यहाँ पे मेंशन है। अचीवमेंट मोटिवेटर में आता है, सुपरविज़न नहीं आता है ना, सुपरविज़न तो दूसरे वाले में आता है, हाइजीनिक में आता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मोटिवेशन में आता है, सैलरी हाइजीनिक में आता है, और एडवांसमेंट मोटिवेशन में आता है। तो वैसे तो ए, सी और ई, अगर ए, सी और ई यहाँ पे कहीं लिखा है तो ठीक है, अदरवाइज जो हमारा बी और डी है ये दोनों हाइजीनिक में आते हैं। और हमसे पूछा है इसने मोटिवेटर कैटेगरी के फैक्टर्स हमसे पूछे हैं, तो बी और डी आई थिंक हर जगह ही है ना। तो ये थोड़ा सा इसमें आप सभी क्वेश्चन मिल जाएंगे जिन्होंने भी चैलेंज किया होगा। खैर ट्रांजैक्शनल एनालिसिस के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, ये भी हमने क्लास में डिस्कस किया था। इसमें 3 तरीके की होती है, कॉम्प्लीमेंट्री, क्रॉस्ड और अल्टीरियर। और जो क्रॉस्ड होती है, देयर इज अ नो स्कोप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट विच इज़ रॉन्ग। क्रॉस्ड में तो होता ही है कि जब आप एक पर्टिकुलर स्टेट से, ईगो स्टेट से है ना, यहाँ पे आप बात कर रहे होते हैं और दूसरा किसी और पर्टिकुलर स्टेट से आपको रिस्पॉन्स कर रहा होता है ना। जैसे मान लो आपने एडल्ट ईगो स्टेट से बात की, दूसरा चाइल्ड ईगो स्टेट से बात कर रहा है, तो यहाँ पे सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट होना बनता है। तो ये तो गलत स्टेटमेंट हो गई कि देयर इज अ नो स्कोप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। अल्टीरियर में यस देयर इज अ हाई स्कोप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। कॉम्प्लीमेंट्री में देयर इज नो स्कोप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री में होता है ऐसे कि अगर आप अडल्ट ईगो स्टेट से बात कर रहे हैं तो दूसरा भी अडल्ट ईगो स्टेट से ही आपको रिप्लाई करेगा, या आप चाइल्ड ईगो स्टेट से बात कर रहे हैं तो दूसरा भी चाइल्ड ईगो स्टेट से ही बात करेगा। तो ये ठीक है, तो बी ऑप्शन इज रॉन्ग। अगर बी रॉन्ग है तो बी यहाँ नहीं है, तो दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, खैर इसका आंसर क्या है, इन प्रोसेस बाय विच पीपल ग्रुप स्टिमुलाई इनटू रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न सो दैट मीनिंग कैन बी असाइन टू देम इज नोन एज परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ट्रेड यूनियन में फॉर्मेशन ऑफ सेपरेट पॉलिटिकल फंड कौन से सेक्शन में आता है, आई थिंक इट इज सेक्शन 16। यस सेक्शन 16, बड़ा बड़ा करके अंडरलाइन करके लिखा है। मैं पहले देखो, वैसे तो मैं स्टूडेंट्स को मना करता हूँ कि सेक्शन वाले क्वेश्चन याद करना बंद ही कर दो, क्योंकि इसका कोई भरोसा नहीं है कौन सा सेक्शन पूछ लिया है ना। बट एटलीस्ट जो मैं कहता हूँ, जो मैंने क्लास में, जो मैंने नोट्स में मेंशन किए होते हैं, अंडरलाइन किए होते हैं, वो तो पढ़ने ही हैं है ना। क्योंकि उनका मतलब ये होता है, उन जो हाईलाइट किए हैं मैंने उसका मतलब ये है कि ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है कभी भी। और वही क्वेश्चन के साथ इसमें भी हुआ कि सेपरेट पॉलिटिकल फंड वाला जो सेक्शन है वो मैंने यहाँ पे मेंशन किया था अंडरलाइन करके, बोल्ड करके, सेक्शन 16। तो ये पता होना चाहिए अगर मैंने मेंशन किया है तो। ठीक है, हु इज़ द फाउंडर ऑफ मद्रास वर्कर्स यूनियन, तो बीपी वाडिया है ना, बहुत ईजी है, क्लास में हमने डिस्कस इसको किया था।
बाकी टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ये चारों के चारों टाइप्स हमने क्लास में डिस्कस किए थे। HRD फ्रेमवर्क बहुत ही रेपिटेटिव क्वेश्चन है ना, हर बार पूछा गया है और हर बार हमने इसको क्लास में डिस्कस किया है। एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड के अंदर कौन कौन सी जो अथॉरिटीज़ हैं, है ना, वो मेंशन। अब ये थोड़ा सा क्वेश्चन ना अजीब है ना, इस क्वेश्चन को मैं अजीब क्वेश्चन बोलूँगा। क्यों? क्योंकि हम जो पढ़ते हैं इसके अंदर, है ना, इसमें कौन सी पढ़ते हैं? सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़, स्टेट बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़, एग्जीक्यूटिव कमेटी पढ़ते हैं। एडवाइजरी कमेटी यहाँ नहीं आती है, तो इसको तो आप एलिमिनेट कर दो। तो अगर आप डी को एलिमिनेट कर दोगे, ये निकल जाएगा, ये निकल जाएगा, ये निकल जाएगा, A B C और E इज़ द राइट ऑप्शन। बट मैं इसको अजीब फिर भी क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये है सेंट्रल बोर्ड और ये है बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़, है ना, ये है स्टेट बोर्ड और ये एग्जीक्यूटिव कमेटी। खैर एग्जीक्यूटिव कमेटी तो आएगी, है ना, बट ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ होता है, स्टेट बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ होता है। सेंट्रल बोर्ड अलग से और बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ अलग से, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, बट ठीक है, हमारे लिए जो मेन था कि एडवाइजरी कमेटी नहीं ऑप्शन में होनी चाहिए, जो कि हमने डिलीट कर दी, तो हमारे पास यही ऑप्शन रहता है। तो इसको हमारे पास कुछ ऐसा कंफ्यूजिंग था नहीं, तो हमने इसको सेलेक्ट कर दिया। तो इसलिए मैं, हालांकि हमने सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़, एग्जीक्यूटिव कमेटी, स्टेट बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़, ये हमने सब क्लास में पढ़ा है, ठीक है। फिर इसमें जो है वो रेस्ट डिस्टिंग्विश 3 प्रोफेशनल कैटेगरीज ऑफ लेबर फोर्स इन अ ग्लोबल टर्म, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डज नॉट बिलोंग टू द कैटेगरी आइडेंटिफाई विद रेस्ट, है ना। रूटीन प्रोडक्शन ये तो है, इन पर्सन भी है, सिम्बॉलिक एनालिटिक भी है, हाई टेक सर्विसेज ये नहीं है। तो इसमें फोर्थ ऑप्शन जो है वो डज नॉट बिलोंग टू द कैटेगरी इसमें रहेगा। ये मैंने नहीं क्लास में करवाया था, तो इसको आप थोड़ा आराम से हम देख सकते हैं आगे। फिर आपके पास द प्रोविज़न फॉर कॉन्स्टिट्यूटिंग वेरियस कमिटीज़ अंडर द बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट आर, कि इस एक्ट के अंदर कौन कौन सी कमिटीज़ जो है वो बनी थी। तो खैर हमने इसको पढ़ा था, सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी होती है, स्टेट एडवाइजरी कमेटी होती है ना। फिर देखो मैंने ब्रैकेट में क्यों भी लगाया है, क्वेश्चन में क्यों लगाया है, क्योंकि मैंने आपको बताया था उस दिन जब भी मैंने ये क्लास में पढ़ाया था, कि मैंने कहा था कि आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि एडवाइजरी कमेटी और एक्सपर्ट कमेटी कौन से एक्ट के अंदर आती है, और मैंने क्यों लिख के भी इसको बताया, और यही क्वेश्चन पूछ लिया। और जो हमारी, है ना, ये एडवाइजरी कमेटी है, ये दो होती हैं, सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी, स्टेट। टेक्निकल तो होती नहीं है ना, ये तो चाइल्ड वाले में होती है, चाइल्ड वाले एक्ट के अंदर होती है। तो ए तो डिलीट हो गया, ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, तो वैसे ही एक ऑप्शन से भी आप इसमें पहुंच सकते थे, ठीक है। अब जैसे एक्सपर्ट कमेटी है, ये यहाँ पे होती है, तो ई आना चाहिए, डेफिनेटली आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। कल्चरल शॉक कौन सी स्टेज में लगता है, तो ये हमने पढ़ा था, पीरियड ऑफ असाइंड अब्रॉड, नहीं, पीरियड ऑफ डिसइल्यूजनमेंट वाले में आपको ये, है ना, कल्चरल शॉक फील होता है। 3 स्टेजेस हमने उसमें पढ़ी थी, है ना। तो ये भी मैंने, मतलब हमने क्लास में डिस्कस किया था, तो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव आर मोर इंपॉर्टेंट देन फाइनेंशियल इंसेंटिव, किसने कहा था? एल्टन मायो। क्योंकि यही थे, क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट पढ़ते हैं ना, तो उसमें सबसे पहला क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट आता है, फिर नियो क्लासिकल आता है, और फिर आपका मॉडर्न आता है, ठीक है। तो ये वाले क्लासिकल वाले जो थे वो तो फाइनेंशियल वाले एस्पेक्ट को कहते रहते थे। जो नियो वाला है, इन्होंने फर्स्ट टाइम नॉन फाइनेंशियल को, है ना, इंपॉर्टेंस दी थी। और नियो में सबसे पहले किसकी बात करते हैं? एल्टन मायो की बात करते हैं, जो कि ह्यूमन रिलेशन अप्रोच जिन्होंने दी थी। तो इसका ऑप्शन होना चाहिए थर्ड। खैर उसके बाद, है ना, कोर एलिमेंट्स ऑफ डनलॉप का सिस्टम अप्रोच, तो इसमें हमने पढ़ा है, हैबिट्स नहीं है, बाकी सब हो जाएगा इसमें। सी हटा दो यहाँ से, आते जाते यहाँ से, तो थर्ड इज़ द राइट ऑप्शन यार, है ना। खैर ये हमने क्लास में डिस्कस किया था। इसके अलावा जो है, ये डेफिनेशन किसने दी सोशल सिक्योरिटी की? दिस इज़ अ फैक्चुअल वन है, डिफिकल्ट वन, तो इसको हम मान सकते हैं कि ये डिफिकल्ट था। ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशंस कौन कौन सी हैं? लेबर ब्यूरो को हटा के जो भी बनेगा वो, क्योंकि ये अटैच्ड ऑफिस है ना। और बाकी हमने ये अलग अलग जगह पे डिस्कस किया था कि ESI कॉर्पोरेशन, प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, है ना, ये नेशनल ग्रीन इंस्टीट्यूट, ये हमने अलग अलग पढ़ा था कि ये ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है। लेबर ब्यूरो एक अटैच्ड ऑफिस है, तो डी जहाँ भी नहीं है वो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ नहीं है तो ये आपका राइट ऑप्शन हो गया। खैर तो आप इसके ऊपर, कोर ऑफ प्लानिंग क्या होता है? डिसीजन मेकिंग, बी इज़ द राइट ऑप्शन, है ना। ये हमने नेचर ऑफ प्लानिंग में पढ़ा था, तो ठीक है, इसको और डिस्कस नहीं करेंगे। ये लॉज हैं इस तरफ उनके, है ना, कौन से टाइप, है ना, हमने प्रिंसिपल्स पढ़े थे लेबर लॉज के, 4 प्रिंसिपल आते हैं, तो उनमें से कौन से प्रिंसिपल के अंदर कौन से एक्ट आता है, ये हमने अच्छे से डिस्कस किया था। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, हमने पूरा अच्छे से क्लास में इसको प्रिंसिपल्स ऑफ लेबर लेजिस्लेशन हेडिंग के अंदर इसको पढ़ा है, तो वहाँ से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते थे। द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड अनकवरिंग कैंडिडेट थ्रू अ प्रोएक्टिव रिक्रूटमेंट अप्रोच इज हेड हंटिंग, ठीक है। मतलब ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हर बार अगर आप मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं तो आप सुनते हैं कहीं ना कहीं इसको, है ना। फिर आपके पास मिनिमम वेज एक्ट में, अरेंज द फॉलोइंग इन द सीक्वेंस एज मेंशन्ड अंडर द मिनिमम वेज एक्ट विद रिगार्ड टू फिक्सिंग एंड रिवाइजिंग मिनिमम वेज। तो हमने एज इट इज सीक्वेंस, देखो
डिफरेंट मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस में बी फिक्स्ड बाय, मैंने क्वेश्चन मार्क भी यहाँ पे लगाया है और इसको इस सेम ऑर्डर में तोड़ के लिखा है कि सबसे पहले शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट आएगा, फिर डिफरेंट क्लास ऑफ वर्क इन द शेड्यूल सेम शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट। तो देखो सबसे पहले डिफरेंट शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट आएगा, मतलब सी सबसे पहले आएगा, फिर डिफरेंट क्लास ऑफ वर्क इन द सेम शेड्यूलमेंट आएगा, फिर बी आएगा, सी बी इसी में आ रहा है। तो ये तो मतलब हर एक चीज़ आपको क्लास में एज इट इज़ क्वेश्चन लिख के बताई हुई है कि भाई साहब ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, है ना। अगेन ये प्रिंसिपल्स ऑफ लेबर वेलफेयर ये हमने क्लास में अच्छे से डिस्कस किए हैं सभी के सभी, है ना। पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट के अंदर जो है वो कितने दिनों के अंदर जो है वो आपको बोनस की पेमेंट करनी है, तो 8 मंथ्स के अंदर अंदर। तो यहाँ पे दिस इज़ द राइट ऑप्शन हियर, राइट। सिगमेंट फ्लूइड के अंदर 5 स्टेजेस कौन सी है उसके अकॉर्डिंगली ये भी हमने क्लास में डिस्कस किया था, ओरल, एनल, फैलिक, लेटेंसी और जेनिटल। तो यहाँ पे आपको एज इट इज़ इसको ऑर्डर में लगाना था, ठीक है। ह्यूमन कैपिटल अप्रोच टी.वी. राव। प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग के अंदर क्या आएगा, स्टाफिंग मतलब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, है ना, सिंपल सी बात है। और इसमें हम सबसे पहले एचआर प्लानिंग से स्टार्ट करते हैं और आगे हमारा परफॉर्मेंस अप्रेजल तक या उससे आगे तक चला जाता है। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग आती है, जॉब एनालिसिस आता है, जॉब डिस्क्रिप्शन आता है, राइट। तो रिक्रूटमेंट आती है, सिलेक्शन आती है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट आती है। तो ये सब चीज़ें उसमें रहती हैं, तो आप इसको अकॉर्डिंगली जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट है, मतलब ईजी क्वेश्चन है ना। व्हाट आर द 3 C's ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मॉडल। तो कॉम्पिटेंसी है, कम्युनिकेशन है, कमिटमेंट है ना, कल्चर है। ये नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है, बाकी कॉम्पिटेंस, कमिटमेंट और कल्चर है। ये हमने अलग अलग चीज़ें पढ़ी, कॉम्पिटेंसी, कमिटमेंट, कल्चर, है ना। तो ये हमने पढ़ा है, कम्युनिकेशन इसमें नहीं आता है। तो खैर अगेन, है ना, आई एम रिपीटिंग वंस अगेन कि अगर आपको ये सब चीज़ें समझ में आ रही हैं कि मैक्सिमम क्वेश्चंस क्लास में इसी पूछे गए थे, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक होगा, वहाँ से अनस्टॉपेबल एजुकेशन ऐप डाउनलोड करो और वहाँ से आप इन सब चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं, राइट। तो ग्रेप बाइन से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है ना। तो ये भी एक इजी क्वेश्चन था कम्युनिकेशन से रिलेटेड, है ना। रिपीटेड इवेंट्स जब आप करते हैं टू इवोक डिजायर्ड रिस्पॉन्स, उसको कौन सी थ्योरी बोलते हैं या कौन सी थ्योरी उसको एक्सप्लेन करती है, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, है ना। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, लर्निंग में से टॉपिक था। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंदर जो है वो आपको ऑर्डर में पूछा गया है कि पहले क्या होगा, ये भी हमने क्लास में अलग अलग से डिस्कस किया है। थ्योरीज ऑफ लेबर वेलफेयर कौन कौन सी होती हैं, पुलिस थ्योरी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्लेकेटिंग, फंक्शनल। तो है ना, पुलिस थ्योरी होती ही है, प्लेकेटिंग भी होती है, फंक्शनल भी होती है। फंक्शनल को ही आप एफिशिएंसी थ्योरी भी कई बार बोल देते हैं, है ना। तो इस तरीके से आप इसको, हमने अलग से मैंने थ्योरीज ऑफ लेबर वेलफेयर के नाम भी यहाँ लिखे थे, तो यहाँ से आप इसको सॉल्व कर सकते थे। 5S टेक्निक जो है वो शॉप फ्लोर हाउस कीपिंग के लिए यूज़ की जाती है। ये मैंने फिजिकल वर्क प्लेस के लिए बेसिकली इसको यूज़ किया जाता है, तो ये भी क्लास में, है ना, डिस्कस किया था हमने। अब ये कौन सी थ्योरी से रिलेटेड है, तो है ना, एफिशिएंसी थ्योरी से रिलेटेड है ये, तो इसको आप जो है वो फंक्शनल थ्योरी को ही हम एफिशिएंसी थ्योरी भी बोलते हैं। एज इट इज़ क्लास में से पूछा हुआ क्वेश्चन था ये, है ना। फिर माइंड सेट के अंदर जो है वो पूछा गया है ना, तो इसका आंसर 2 मंथ्स। वर्कर पार्टिसिपेशन और मैनेजमेंट 1983 में कौन सी गवर्नमेंट या ऑर्गेनाइजेशन के लिए इसको लॉन्च किया गया था, तो ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के लिए। इसको भी हमने 1983 में एम्प्लॉइज़ पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट फॉर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, तो बिल्कुल आराम से हमने इसको क्लास में डिस्कस किया था। राइट टू ऑर्गेनाइज और कलेक्टिव बार्गेनिंग कौन सा है, कन्वेंशन नंबर 98, कन्वेंशन नंबर 98, राइट टू ऑर्गेनाइज एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग 8 कोर कन्वेंशंस में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अलग से हमने इसको डिस्कस भी किया था। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन लेबर मार्केट, तो ये भी हमने कुछ करेक्टरिस्टिक्स क्लास में देखे थे, तो यहाँ से आप इसको सॉल्व कर सकते थे। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट को सेक्शंस के अकॉर्डिंगली आपको अरेंज करना है, तो कुछ आप अरेंज कर सकते थे, ठीक है। हमने क्लास में एज इट इज़ क्वेश्चन को नहीं किया था, बट हाँ अगर आपको ऑर्डर समझ में आता है कि हमने जब आप पढ़ा तो कैसे कैसे हमने इसको एक स्टोरी लाइन में बनाने की कोशिश की, तो उस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते थे। व्हाट आर द क्लासिकल थ्योरीज ऑफ वेजेस, ये हमने नहीं पढ़ा था, मतलब हमने थ्योरीज ऑफ वेजेस पढ़ी हैं बट इस तरह के क्लासिफिकेशन के थ्रू नहीं पढ़ी हैं, तो है ना। ये सब थ्योरीज वैसे हमने डिस्कस की हैं बहुत अच्छे से कि कौन सी थ्योरी किसने दी, ये सब डिस्कस किया है, बट क्लासिकल के अंदर कौन सी आती है, न्यू क्लासिकल के अंदर कौन सी आती हैं, ये हम जो है वो अलग इस बार जो है वो अपडेट कर लेंगे, है ना। स्टेप्स ऑफ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ये भी हमने प्लानिंग स्टेप्स के अंदर कॉमन सेंस के थ्रू भी इसको यूज़ कर सकते थे। फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट के अंदर कॉन्सेप्ट आता है ये, है ना। ये भी हमने आराम से क्लास में डिस्कस किया था फाइनली। और जो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट कौन सी टाइप की इंडस्ट्रीज़ के लिए लॉ बना सकती है, तो देखो मैंने यहाँ पे इसको बताया था कि रेलवेज, एयरपोर्ट, माइंस और ऑयल फील्ड के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, तो ठीक है, ये भी हमने डिस्कस किया था। बिजनेस गेम्स, केस स्टडी, रोल प्ले इन बास्केट सिमुलेशन, है ना, तो इन सब का क्या मतलब है, ये भी हमने क्लास में देखो बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। ये सब क्लास के ही स्क्रीनशॉट है। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के स्टेप्स क्या हैं, ये भी हमने स्टेप्स डिस्कस किए थे क्लास में, है ना। देन जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल, है ना, और यूनियन मिनिस्ट्री किसको मिला के जो है वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बनाती है। तो खैर अब हमें ऑक्टापेस रिपीटेड क्वेश्चन है ना,
तो ये कुछ रिपीटेड क्वेश्चन है PYQs। तो मैं हर बार बच्चों को कहता हूँ कि एग्जाम के लास्ट डेज में आपको PYQs ही सॉल्व करने हैं, वहाँ से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो ये पहले क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉम्पिटिटिव मार्केट। तो हमने ये मार्केट्स के बारे में पढ़ा है ना। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जो है वो कितने ईयर में आपको जो है वो अपनी मिस्टेक को रेक्टिफाई कर सकते हैं, तो विद इन 5 ईयर कर सकते हैं, है ना। थ्योरी जेड किसने दी, औशी ने दी थी, ये AU आ जाएगा यहाँ पे, है ना, औशी ने दी थी। हमने ये भी क्लास में, ये क्लास में से ही स्क्रीनशॉट है, राइट। सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस जो है वो आपको कितने 12 मंथ्स के लिए जो है वो वैलिड होता है, तो यहाँ पे 12 मंथ्स, ये भी हमने क्लास में डिस्कस किया था, है ना। इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन में जो है वो डिस्प्लेसमेंट अलाउंसेस 50% और 75 रुपीज़ विच एवर इज़ हायर, 50% और 75 रुपीज़, सॉरी ये वाला विच एवर इज़ हायर, थर्ड ऑप्शन इज़ द राइट। तो सब कुछ, और मैंने देखो बोल्ड भी किया है यहाँ पे। मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो आपको मिनिमम वेजेस एक्ट में जो है वो, है ना, यहाँ पे 6 मंथ्स के लिए एवरी एप्लीकेशन आप दे सकते हैं, जो भी अमाउंट आपको पेएबल है ना। करियर की 5 स्टेजेस होती है, ये भी हमने मैनेजिंग करियर में इसको पढ़ा है कि सबसे पहले एक्सप्लोरेशन, ट्रायल, एस्टेब्लिशमेंट, ग्रोथ, मेंटेनेंस और स्टैग्नेशन, और उसके बाद डिक्लाइन स्टेज आ जाती है। और अथॉरिटीज़ कौन सी किसके अंदर आती हैं, ये वेरी वेरी रेपिटेटिव क्वेश्चन है ये, तो इसको भी हमने क्लास में डिस्कस किया था। ऑन द जॉब ट्रेनिंग में मैंने आपको ऑन द जॉब कौन से होते हैं, ऑफ द जॉब कौन से होते हैं, ये अलग अलग क्लासिफिकेशन करके बताया था, तो यहाँ से आप इसको सॉल्व कर सकते थे। फंक्शनल और प्रोजेक्ट जब मिल जाते हैं तो कौन सी बनाते हैं, मैट्रिक्स टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये बनाते हैं। दीज आर द क्वेश्चंस दैट वर आस्क्ड इन पेपर 2 लेबर लॉज कोड 55। और यहाँ पे जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ, ऐसे क्वेश्चंस जो कि सिर्फ कॉमन सेंस के साथ सॉल्व हो सकते थे वो 3 थे। इंटेलिजेंट गेस लगा के सॉल्व किए जा सकते थे वो 5 थे। बेसिक मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट जो जिसने MBA की है वो नॉलेज होता ही है, वो वाले 5 क्वेश्चन थे। ऐसे क्वेश्चन जो कि क्लास में से नहीं थे, जो कि डायरेक्टली नहीं पढ़ाए थे, वो 8 थे। और ऐसे क्वेश्चन जो कि डायरेक्टली क्लास में से पूछे गए थे वो 69 थे। तो टोटल क्वेश्चन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आस्क्ड फ्रॉम द क्लासेस आर 78 आउट ऑफ 90, विच कॉन्स्टिट्यूट 86.6% क्वेश्चंस वर आस्क्ड फ्रॉम क्लास नोट्स, राइट। सो दिस इज फ्रॉम दिस सेशन। और अगर आपको भी लगता है कि ये वाली चीज़ें जो है वो आपको 2-3 महीने में, या आपको बहुत कंफ्यूजिंग नहीं रखनी है माइंड में कि क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कौन सी बुक्स पढ़नी है, तो उन सब कन्फ्यूजन्स को दूर करते हुए आप इस पर्टिकुलर ऐप पे जाइए, है ना। प्ले स्टोर पे जाके अनस्टॉपेबल एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करिए, है ना। और वहाँ से आप जो है वो, दिस इज़ अ लोगो ऑफ अनस्टॉपेबल एजुकेशन, अदरवाइज आप लिंक में जाके भी जो है वो उस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल, सी यू सून।